नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र का तीसरा अध्याय। तो बच्चा तीसरा अध्याय आप लोग का क्या दे रखा है। तीसरा अध्याय आप लोग का है मुद्रा, बचत एवं साख। तो हालांकि आज हम लोग किसके बारे में जानने वाले हैं। मुद्रा समझते हैं किसको कहते हैं। अरे भैया रुपया पैसा। कोनो चीज कलम खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको क्या लगता है, 5 रुपया का कलम है तो 5 रुपया देते हैं, 10 रुपया का कलम है तो 10 रुपया देते हैं। तो मतलब मुद्रा का मतलब हो गया रुपया पैसा। तो बच्चा एक चीज आपने कभी सोचा है या आपने कभी ये चीज गौर किया है कि सर बहुत साल पहले चले जाइए पीछे, क्या उस समय सर पैसा था, लोग तो था ही, लेकिन पैसा था कि नहीं था सर। तो उसके बारे में समझेंगे। मतलब आज हम लोग जानने वाले हैं मुद्रा का इतिहास, किस प्रकार से पैसा का आविष्कार हुआ, लेकिन जिस समय पैसा नहीं था उस समय किस प्रकार से हम लोग सामान खरीदते थे या बेचते थे, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। साथ में ही यहाँ पे है एक और चीज, बचत। तो बच्चा अभी आप लोग अपने पिताजी के पैसे पे पल रहे हो, है कि नहीं। लगभग 90% बच्चे जो होंगे पिताजी के पैसे पे ही पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे, बाकी काम कर रहे होंगे। जब आप मैच्योर हो जाओगे, जब आपकी शादी हो जाएगी, तो उस समय आपको पता चलेगा पैसा का अहमियत क्या होता है, पैसा आपकी जिंदगी में किस प्रकार से आएगा और पैसे के बिना कुछ नहीं है, और पैसे को किस प्रकार से हम बचत करेंगे। साथ में यही अध्याय में यह भी चीज सिखाया गया कि किस व्यक्ति को आपको पैसा देना चाहिए और कौन से व्यक्ति को पैसा नहीं देना चाहिए। तो ये एक जबरदस्त टॉपिक है, इसके बारे में भी हम लोग कवर करेंगे। साथ में यहाँ पे एक नया चीज देखने को मिला होगा आपको, साख। तो बच्चा साख क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, उससे पहले हम आपको कुछ चीज बता देना चाहते हैं। इससे पहले ये तीसरा अध्याय, ये क्या है, तीसरा अध्याय इकोनॉमिक्स का। लेकिन इससे पहले आप लोग का दोनों अध्याय जो आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल जबरदस्त तरीका से आप लोग को पढ़ा चुके, एकदम तोड़ के समझा चुके हैं। साथ में दोनों अध्याय का प्रश्न उत्तर भी करवा चुके हैं, मतलब पाठ का जो प्रश्न उत्तर होता है वो भी मैं आप लोग को करवा चुका हूं। एक और चीज बता दें, सिविक्स आप लोग का पूरा खत्म हो चुका है। साथ में जितना अध्याय है सभी का प्रश्न उत्तर भी करवा चुके हैं। तो भैया ये आपकी गलती है कि आप देख नहीं रहे हो। उसके बाद थोड़ा इधर क्लास आप लोग का इधर उधर हो गया, स्वास्थ्य सही नहीं था। वैसे भी आप लोग को पता है कि जब भी मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ एकदम जेन्युइन कंटेंट, ठीक है, एकदम क्वालिटी कंटेंट, और एक ही वीडियो में आप लोग का अध्याय खत्म कर देता हूं। आप लोग को पता है ना, जो रेगुलर स्टूडेंट होगा उनको पता होगा। और अगर आप इस वीडियो को अस्थिरता पूर्वक देख लेते हैं, जितना देर पढ़ा रहा हूं, ज़्यादा देर की वीडियो नहीं होगी, बट जितना देर पढ़ा रहा हूं आप लोग को एकदम एक चीज़ों को बारीक तरीके से समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मुद्रा के बारे में। बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाओ, जबरदस्त तरीका से पढ़ाते। ये जो पैसा है ना, ये जो पैसा है, दुनिया में अगर कोई व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है, आज की डेट में कोई भी काम कर रहा है, मैं पढ़ा भी रहा हूं तो किस वजह से आप लोग को पढ़ा रहा हूं, पैसे की वजह से, ठीक है। पैसा के वजह से हर काम करना पड़ता है इंसान को, चाहे अमीर हो या गरीब व्यक्ति हो, सबकी जरूरत क्या है आज की डेट में, एक पैसा बन गया। पैसा के बिना कुछ नहीं है। एक कहावत है, बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ठीक है, बुजुर्गों का कहना है। तो बच्चा यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड वगैरह सब देख रहे हैं, इनके बारे में भी हम लोग जानकारी देंगे, टेंशन नहीं लेना। दिमाग में जो है तोड़ के शब्द को जो आप लोग को घुसेड़ देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस आप लोग को क्या करना है, तैयार हो जाना और इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो, तो कर देना भाई, ठीक है। पहले देखते जाओ, मजा आएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या जान लेते हैं कि भैया मुद्रा कहते किसको। हालांकि मैंने आपको अपने भाषा में बता ही दिया हूं। चलिए, मुद्रा, करेंसी, मुद्रा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, करेंसी। पैसा या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय का मतलब क्या होता है, खरीदना बेचना होता है। किसी भी व्यक्ति को जो है कोई चीज का जरूरत होता है तो वो उस चीज को खरीदते हैं, क्या देके, पैसा देके। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई चीज बेचना है, मतलब बाइक बेचना है, मान लिया जाए घर में समस्या हो गया, दिक्कत हो गया, बाइक बेचना है, तो क्यों बेचना है, क्यों, समस्या किस चीज की है, पैसे की समस्या है, तभी तो बेच रहे हैं। तो मतलब पैसा या
धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में कार्य क्रय और विक्रय होती है। इससे सिक्के और कागज के नोट दोनों में आते हैं। पैसा जो होता है सिक्का और कागज के दोनों के रूप में आता है। हालांकि जानते ही होंगे जो सिक्का हो गया क्वाइन, ठीक है, 1 रुपया का, 5 रुपया का, 10 रुपया का जो क्वाइन आता है, सिक्का आता है, और नोट भी आता है आप लोग का। तो नोट और सिक्का तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं किसको कहते हैं। ओके, आमतौर से किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। भारत में रुपया व पैसा क्या है? मुद्रा है। भारत में रुपया और पैसा क्या है? मुद्रा है। और भैया मुद्रा जो है कोई आम आदमी नहीं बना सकता है। अब मेरा मन हो गया मुद्रे छापने का तो मैं नहीं छाप सकता हूं। मुद्रा कौन छापेगा? तो भारत में जो है या कहीं भी किसी भी देश में प्रयोग किए जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। ओके, एक अर्थशास्त्री मार्शल ने कहा है कि आधुनिक अभी जो युग है, इस युग को क्या बोलेंगे? आधुनिक युग बोलेंगे। नए नए चीजों का आविष्कार हो रहा है, नए नए चीजों को हम लोग देख रहे हैं, नए नए चीजें अपनी जिंदगी में उतार रहे हैं। एक समय था हम लोग के पास पंखा नहीं था। पंखा जो आप ऊपर में सीलिंग फैन चल रहा होगा आपके घर में, वो नहीं था। उस समय जो है कपड़ा से हाँका जाता था। राजा महाराजा जो था उसको ऐसे ऐसे करके, दो इधर लड़की होती थी दोनों साइड में, ठीक है, इधर से ऐसे ऐसे करते रहती थी। अब ऐसा जमाना आ गया कि भैया पंखा तो चलो ठीक है, अब एसी आ गया, एकदम कोई आवाज नहीं, एकदम पूरा फ्रिज कर देता है, एकदम ठंडा माहौल कर देता है। तो धीरे धीरे जो है टेक्नोलॉजी बढ़ते गया और ये जो युग है, ये जो अपने लोग का जो युग है, ये आधुनिक युग है। पहले जो था श्याम पट पे पढ़ता था, इससे उससे भी पहले चले जाए तो धरती पे लिख के पढ़ाई होता था, ठीक है, धरती पे लिखा जाता था गिट्टी पत्थर से। अब देखिए इतना युग बदल गया कि डिजिटल बोर्ड पे सीधे आप लोग को पढ़ा रहे, सारा चीज आप लोग को दिखा सकते हैं। तो इतना युग जो है बदल गया और इसी युग को क्या बोला जाता है? आधुनिक युग। और इसका किसको श्रेय दिया जाता है? तो मुद्रा का श्रेय है। ये क्या है? मुद्रा का श्रेय है। पिछले जमाने में भी लेके जाएंगे, बहुत साल पहले की भी कहानी समझाएंगे आप लोग को। भैया टेंशन नहीं लेना, हर चीज समझाएंगे। अब कुछ बच्चे के मन में चल रहा होगा, आ रहा होगा, सर पैसा का आविष्कार कहाँ से हुआ था? पैसा का आविष्कार कहाँ से हुआ था? चीनियों ने, चीनियों मतलब किसको? चीनी नहीं, खाए वाला चीनी नहीं, कौन सा? जो चीनी चाइना है, ठीक है, चीन जिसको क्या बोलते हैं? चीन, और इंग्लिश में क्या बोला जाता है? चाइना। 9वीं सदी में कागजी मुद्रा का आविष्कार किया था। चाइना जो है हर चीज का आविष्कार करने के मामले में अलग रहता है, आगे रहता है। जापान और चाइना 2 देश ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी के मामले में, आविष्कार करने के मामले में सबसे आगे रहता है। जैसे मोबाइल का आविष्कार भी चाइना वगैरह से होता है, लेकिन हालांकि कहा जाता है और देखा भी जाता है चाइना का चीज टिकती नहीं है। लेकिन एसोसरीज जो है, जैसे भारत में कोई भी चीज बन रहा है, मान लिया जाए मोबाइल वगैरह वगैरह कुछ भी बन रहा है, तो उसका एसोसरीज जो होता है वहीं से आता है, चाइना से ही आता है। जो पार्ट वगैरह होता है यहाँ पे उसको मोडिफाई वगैरह करके बनाया जाता है। ओके, ये चीजें हैं। चाइना का इतिहास कुछ अलग ही है टेक्नोलॉजी के मामले में। जापान और चाइना सबसे आगे रहता है। ओके, अब बाकी खाने पीने में भी आगे है। हम लोग अन्न खाते हैं, कीड़ा मकोड़ा खाता है कि नहीं? आइए, तो आप लोग को समझ में आया कि मुद्रा किसको कहते हैं? रुपया पैसा को ही मुद्रा बोला जाता है। जो दैनिक जीवन में हमें क्रय और विक्रय करने के लिए क्या होता है, जिसे हम दैनिक जीवन में क्रय विक्रय करते हैं सिक्के से ना, पैसे से ना। ओके, ये चीज समझ में आया? आइए अब बच्चा हम आपको समझाते हैं कि मुद्रा का इतिहास क्या रहा। सर मुद्रा पहले थी या नहीं थी? ध्यान से समझना। यहाँ पे मुद्रा का आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती। रीढ़ समझते हैं? तो बबुआ इधर घूमते हम पीछे, यहाँ से जो यहाँ लगा रहता, हड्डी जो लगा रहता हम लोग का शरीर, जो पूरा ये जो पाठ देख रहे हैं हम, जो खड़ा है, रीढ़ के हड्डी की वजह से खड़ा है, नहीं तो ऐसे रहते, ऐसे झुक जाते। तो रीढ़ माना जाता है। मतलब जो है रीढ़ जो है अपने शरीर में एक अहम भूमिका निभाती है, नहीं तो ऐसे कैसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे करके।
ये सब चलना उलना बंद हो जाएगा, ठीक है, चलना फिरना बंद हो जाएगा, ठीक है। ये रीढ़ जो हमको ऐसे करके रखता है, और हमेशा याद रखना है आप काम करते वक्त या पढ़ते वक्त हमेशा ऐसे करके रखिएगा। और ऐसे करके आदत बन न गया, अगर ऐसे करके आदत बन गया, जवानी में बड़ा मजा आएगा, इसी करके रहिएगा। लेकिन जैसे बुढ़ापा आया ना, तो फिर देखिएगा कुछ गांव के जो व्यक्ति होते हैं ऐसे करके चलेगा, लाठी लेके सहारा झुक झुक के चलता है। तो ये जो है ना याद रखना अपने जीवन में कि हमेशा जो कोई भी काम करना ऐसे सीना तान के खड़ा रहना। देखते हैं ना सैनिक वगैरह सीना तान के खड़ा, वैसे काम करना। और पढ़ाई करने का जो भी आप जहाँ पे भी पढ़ते हो तो ऐसी जगह बनाओ जहाँ पे हम ऐसे करके पढ़ सके, ठीक है, ना कि ऐसे करके। ऐसे कीजिएगा रीढ़ की हड्डी मुड़ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, तो दिक्कत हो जाता है। तो मुद्रा को आधुनिक अभी के युग का अर्थव्यवस्था किसको कहता है? इकोनॉमिक मतलब पैसा, ठीक है। हम लोग का अर्थव्यवस्था कैसा, आपका अर्थव्यवस्था कैसा है, तो वही चीजें होता है, रुपया पैसा पूंजीपति जो भी बोलिए, अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। मुद्रा के विकास के इतिहास को मानव सभ्यता का विकास भी कहा जाता है। मानव सभ्यता का विकास किसको कहा जाता है? तो मुद्रा को कहा जाता है। सभ्यता के प्रारंभिक अवस्था में जब मनुष्य की आवश्यकता सीमित थी, जिस समय लोग के पास कुछ नहीं था, उस समय जनसंख्या भी तो कम होगा मेरे भाई, बहुत समय पहले चले जाओ, उस समय जनसंख्या कम थी, लोगों के पास कपड़ा नहीं था पहनने के लिए, जो शर्ट देखने चमचम हुआ, इस शर्ट वगैरह नहीं था, कुछ था ही नहीं, फल फूल खा खा के वो लोग जीते थे। उनको वो लोग जो है धीरे धीरे जो है डेवलप करते गया, आज यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। उस समय नहीं था, ऐसे फोन लगाया, हाँ कैसी हो, ये चीजें आज के डेट में हुई है। 20 से 25 साल पहले चले जाओ, तब ये वाला चीज आया, हाँ कैसी हो, ठीक है, इससे पहले भी नहीं था। तो धीरे धीरे युग बदलते गया। जब मैं अपनी बात बताऊं 2007-8 में, ठीक है, उस समय फोन आ चुका था, तो मैंने देखा कि किसी को बात करते वो वाला टेलीफोन वाला तो तार लगा रहता था। हम तो चलो भाई ये तार लगा है तो बातचीत हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से व्यक्ति को वहाँ सुनाई दे देता है। फिर कुछ दिन बाद आया नोकिया का फोन आया, उस समय और भी फोन आया था, मुझे जो याद है वो बता रहा हूँ। ये फोन आया कीपैड वाला, उससे बात होता था। सोचे अब तो थोड़ा लग रहा है कि हमारा भारत जो है विकसित कर रहा है, ये बात डायरेक्ट हो जाता है। कुछ दिन बाद देखे भैया मेमोरी लगा के गाना सुन रहे हैं, तब लगा कि भाई अब तो चलो इसमें मेमोरी कार्ड लगा हुआ है तो इसमें भर उड़ के सुन लेते हैं। अब तो डायरेक्टे बोलते हैं, मुँहा मुँही बात होता है, सामने सामने बात कर लेते हैं, ठीक है, मिलने की जरूरत ही नहीं होती इंसान को। तो ये चीजें होते हैं। मानव की आवश्यकता जिस प्रकार बढ़ते गया, उस प्रकार से जो है वस्तु और भी चीजों का जो है क्या होने लगा, आविष्कार होने लगा। तो सभ्यता के प्रारंभिक अवस्था में जब मनुष्य की आवश्यकताएं जो थी सीमित थी, लेकिन लोगों की संख्या में वृद्धि होने लगी, धीरे धीरे जो है जनसंख्या में वृद्धि होने लगी, बढ़ने लगी, जिससे पूर्ति करने में कठिनाई महसूस की जाने लगी। तब आपस में एक दूसरे के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को आदान प्रदान अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने में लगा था, जिस कारण मुद्रा का विकास हुआ। मुद्रा का विकास क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये चीजें आपको समझना है, ध्यान समझिएगा। तो भैया पहले क्या होता था, हम लगा दिए, मान लिया जाए कि हम लगाए हैं गेहूं, हमारे पास है गेहूं, और हमारा मन कर दिया कोनो दिन कि हम चावल खाएंगे। तो चावल खाएंगे तो अब कैसे होगा चावल, तो हम अपना गेहूं लेके जाएंगे केकरा पास, फलनामा के पास, रमेशबा के पास, जेकरा मर्जी ओकरा पास जाएंगे, बोलेंगे अरे रमेश भाई थोड़ा हमरा जो है ना आज मन कर रहा, रमेश जो लगाया था चावल लगाया था, धान की खेती किया था, रमेश भाई हमको जो चावल खाने का मन कर रहा है। तो रमेश वो कहेगा अरे भैया आप तो गेहूं लगाए हैं, ऐसा कीजिए आप गेहूं दे दीजिए, हम चावल देते। इस प्रकार से उस समय काम होता था, इसी प्रकार से, पैसा था ही नहीं, जरूरत भी नहीं था। लेकिन जब धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ा तब जाके क्या हुआ, मुद्रा का विकास हुआ। उसके कारण को भी बताएंगे, क्या दिक्कत होती थी मुद्रा जब नहीं था। ओके, टेंशन नहीं लेना भाई, हर चीज समझ में आएगी, ठीक है। आज प्रायः मनुष्य किसी एक में ही अपना समय लगाता है, वो क्या है, पैसा कमाने में ही समय लगाता है। इससे जो आय प्राप्त होता है उसे अन्य वस्तु प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण आज विनिमय का महत्व बढ़ गया। विनिमय का मतलब होता है लेन देन, विनिमय का मतलब होता है लेन देन। आप देखो कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल या हाई लेवल से
कोई भी व्यक्ति हो, उनका बस एक ही काम है कि मुद्रा कमाना, मतलब पैसा कमाना, पैसा को अर्जित करना। और हमारा मन हो गया कि हई चीज खरीदना है तो हऊ चीज अपना लोग आराम से खरीद सकते है कि नहीं जी। ओके, तो विनिमय के आधार पर विनिमय के दो रूप होते हैं, एक होता है वस्तु विनिमय प्रणाली, एक होता है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। तो दोनों चीज को जब आप लोग समझेंगे ना, तब आपको मुद्रा का इतिहास जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्योंकि उस समय मुद्रा नहीं था, तो चावल का बदले गेहूं, गेहूं के बदले दूध, इस प्रकार से हम लोग लेते थे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जिसे हम देना चाहते थे लेकिन नहीं दे पाते थे, कुछ ऐसी चीजें थी जिसका बंटवारा करने में दिक्कत होता था। अब मान लिया जाए 2 भाई है, एगो बकरिया है, ठीक है, अब दोनों भाई कहेगा हम बांटेंगे, तो कैसे बांटेगा? तो या तो बकरी को काटना होगा, 2 भाग में बांट दो, ठीक है, तो नष्ट हो जाता है ना चीज, कोई नहीं रख पाएगा, मांस खा जाएगा, और कोई नहीं खा रहा तो वो क्या करेगा, फेंकेगा ही ना। तो ये चीजें बहुत सारी दिक्कतें थी। तो एक एक चीज समझेंगे। पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए, विनियम के आधार पर विनियम का 2 रूप होता है, एक वस्तु विनिमय प्रणाली, एक मौद्रिक विनिमय प्रणाली, ठीक है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, ये चीज समझते हैं सबसे पहले। तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है जिससे एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता है। जैसे कि गेहूं से चावल का बदलना, दूध से दही का बदलना। तो वस्तु विनिमय प्रणाली वस्तु का लेन देन, एक वस्तु से दूसरे वस्तु के लेन देन को ही क्या कहा जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि मान लिया जब मैंने आपको बताया गेहूं से चावल ले लेना है, दूध से दही लेना, इस प्रकार की प्रणाली को क्या बोला जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली बोला जाता है। ओके, अब वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कठिनाई है। मैंने तो आपको बता दिया वस्तु विनिमय प्रणाली किसको कहा जाता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु को लेना वस्तु विनिमय प्रणाली होता है। लेकिन उसमें क्या कठिनाई आया जो भैया रुपया का विकास करना पड़ा, रुपया को लाना पड़ा इस बीच में। समझिएगा, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। अब इसको हम लोग डिटेल से समझेंगे, ये लाइन लिखा दे इसका मतलब नहीं है, पूरा डिटेल समझेंगे। दूसरा है मूल्य के सामान्य मापक का अभाव, मूल्य संचय का अभाव, सह विभाजन का अभाव, भविष्य के भुगतान की कठिनाई, मूल्य हस्तांतरण की समस्या। इन सभी जो आपको 6 पॉइंट बता रहे हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली में जो कठिनाइयां होती थी, क्या क्या होता था, बहुत जबरदस्त चीजें हैं। आइए ना समझते हैं। आइए सबसे पहले आपको समझाते हैं आवश्यकता के दोहरी संयोग का अभाव क्या है। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव समझिएगा। कुछ लोगों के जो है, कुछ लोग को मान लिया जाए, अब मान लो कि क्या उदाहरण दे आपको, चलो हमको गुरु दक्षिणा में हमको आप लोग से जो है, मान लिया जाए आप लोग से गुरु दक्षिणा में हमें चाहिए चावल, हमें चाहिए चावल, और हमार जो चेला चपाटी है, विद्यार्थी है, ओकरा घर में है गेहूं, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे दिक्कतें हो जाती, समस्या हो जा रहा है ना कि सर मेरे पास तो चावल है, आप बोल रहे हम गेहूं लेंगे, तो कैसे होगा। इसमें आप क्या कीजिएगा, जेकरा पास चावल होगा, क्योंकि गुरुजी ने क्या मांगा, चावल मांगा, सॉरी गेहूं मांगा, और आपके पास क्या है, चावल है। तो जिसके पास गेहूं होगा, आप उसके पास जाइएगा, कहिएगा मेरे गुरुजी जो हैं हमसे गेहूं मांग रहे हैं और मेरे पास चावल है और आपके पास गेहूं है, आप हमको दे दीजिए तो हम गुरु दक्षिणा दीजिए। देखिए डिस्टेंस कितना बढ़ा, आप गए तीसरे व्यक्ति के पास, लिए क्या, चावल देके गेहूं लेके आए, फिर आप हमको दिए। तो ये जो डिस्टेंस है क्या हो जाता है, दिक्कतें हो जाती है। अगर नहीं रहा तो फिर और दिक्कतें। वही चीज को कहते हैं आवश्यकता के दोहरी संयोग का अभाव। दोहरी संयोग का मतलब होता है एक जरूरत दूसरे से मेल खा जाए, लेकिन ऐसा कभी संयोग ही होता है कि किसी की जरूरत किसी से मेल खा जाए, कभी कभी ही ऐसा होता है। ऐसी स्थिति में विनिमय कठिनाई होती है। आवश्यकता की दोहरी संयोग का अभाव को
एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। आइए ना उदाहरण को समझते हैं। लेकिन हमारी जो मांग थी आप लोग से क्या थी, गेहूं की, और आप लोग के पास क्या था, चावल। तो हमारा मेल खा रहा है, नहीं मेल खा रहा है, इसी को क्या कहेंगे, आवश्यकता के दोहरी संयोग का अभाव हो जाता है। कभी कभी तो मेल खा जाएगा, कभी कभी नहीं खाया संयोग बस, तो दिक्कतें हो जाती है। अब एक कहानी समझाते हैं आप लोग को। यह कहानी है यहाँ का लेफ्टिनेंट कैमरॉन का, ठीक है। एक कैमरामैन था, ध्यान समझिएगा, ये आपके बुक में ही कहानी दे रखा है। अफ्रीका में एक नदी पार करना चाहता था। कौन? एक कैमरामैन। नाविक नदी पार करने के लिए हाथी का दांत मांगता था। जो नाविक होता है, नाव चलाने वाला, अफ्रीका में नदी पार करना चाहता था एक कैमरामैन। लेकिन नाविक का शर्त था, नाव चलाने वाला का शर्त था कि भैया हमको हाथी का दांत दीजिएगा, तब जाके हम आपको इस पार से उस पार करेंगे। अब देखिए, जो उसके पास नहीं था, कैमरॉन बोलिए, ठीक है, कैमरॉन को पता लगा कि एक दूसरे व्यक्ति के पास, उसी में से किसी दूसरे व्यक्ति के पास हाथी का दांत है, जो उसके बदले में कपड़ा चाहता था। अब भैया यहां पे क्या हो गया, कैमरामैन के पास था ही नहीं हाथी का दांत, और जिसके पास हाथी का दांत था वो क्या चाह रहा है, कपड़ा चाह रहा है हाथी के दांत के बदले में। लेकिन कैमरॉन, यहाँ पे कैमरामैन हम इसलिए बोल रहे ताकि आप लोग को समझ में आए, क्योंकि उदाहरण है, कोई बात नहीं। लेकिन कैमरॉन के पास कपड़ा भी नहीं था। अब देखो, कैमरॉन के पास कपड़ा भी नहीं था। कुछ समय बाद कैमरॉन को जो है पता चला, या कैमरामैन को जो है पता चला कि तीसरे व्यक्ति के पास कपड़ा है, और उसके बदले में वह तार चाहता था। तार मतलब वायर चाहता था, ठीक है। तो सौभाग्य से कैमरामैन के पास या कैमरॉन के पास क्या था, उसके पास क्या था, तार था। तो तार देकर तीसरे व्यक्ति से तार देकर उसने कपड़ा लिया, और कपड़ा देकर हाथी का दांत लिया, और हाथी का दांत देकर वो क्या किया, नदी पार किया। इस तरह दोहरी संयोग के अभाव में उसका बहुत समय क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये दोहरी संयोग के अभाव क्या होती है। मान लिया जाए हमारे पास, हमको आवश्यकता है जिस चीज के, वही चीज हम आपसे मांगेंगे। आपका कोई काम कर दिया, हमको वही चीज चाहिए, तो लेकिन आपके पास नहीं रहेगा तो आप चौथा आदमी, पांचवा आदमी के पास जाइएगा, तो ये जो है आपका समय बर्बाद होगा। दोहरी संयोग का अभाव, आवश्यकता के दोहरी संयोग का अभाव, ये चीज समझ में आया। आइए नेक्स्ट समझते हैं आप, मूल्य के सामान्य मापक का भाग, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली की दूसरी बड़ी कठिनाई मूल्य के मापने से संबंधित है। कोई ऐसा सर्वमान्य मापक नहीं था जिसकी सहायता से सभी प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को ठीक प्रकार से मापा जा सके। उदाहरण के लिए, एक सेर चावल के बदले में कितना घी दिया जाए, एक गाय के बदले में कितनी बकरियां दिया जाए, इसका कोई मापक नहीं था। मान लिया जाए भैया अभी पैसा चल रहा है, हाँ ये बकरी का कितने दाम भैया, ये बकरी का हम 4000 लेंगे, तो ये वो मापक हो गया, ये बकरी का हम 4000 रुपया लेंगे, ठीक है। ये बकरी का दाम हम 6000 रुपया रखें, ये गाय का दाम हम इतना रखें। 1 किलो चावल का दाम 40 रुपया, हम लोग जानते हैं कि 1 किलो चावल का दाम 40 रुपया है कि नहीं। तेल का दाम, 1 किलो सरसों का तेल का दाम है 120 रुपया लीटर, हम लोग जानते हैं। और उसके लिए हम लोग क्या देते हैं, मूल्य देते हैं, उनको पैसा देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था, मूल्य का समान मापक का अभाव था। एक सेर चावल में कितना घी देना है पता ही नहीं था। अब मान लिया जाए चावल के भाव में तो घी को दे नहीं सकते, घी का कीमत ज्यादा होता है, तो चावल के बदले में कितना घी देगा, ये मापक नहीं था, तो मापक का भी प्रॉब्लम था। एक गाय के बदले में कितना बकरियां देना चाहिए ये पता ही नहीं था, मापने वाला चीज ही नहीं था, किस तरह से मापा जाए। तो दूसरा कठिनाई था क्या, मूल्य के समान मापक का अभाव था। उस समय, बहुत पहले की बात बता रहे हैं, ठीक है, उस समय मुद्रा के विकास नहीं हुआ था, उस समय की बात बता रहे हैं। अब देखो मूल्य का संचय का अभाव, मूल्य संचय का अभाव। अब देखो भैया यहाँ पे क्या होता है,
संचय मतलब होता है क्या? सुरक्षित रखना। संचय का मतलब होता है सुरक्षित रखना। अब मान लिया जाए सब तरह का वस्तु होता है। अब ये कलम को हम संचय करके रख सकते हैं, 2 महीना 4 महीना रख देंगे, कोनो दिक्कत होगा? कलम सड़ेगा। कपड़ा को अगर हम रख देंगे कपड़ा सड़ेगा। लेकिन भैया सब्जी को अगर हम रख देंगे 2 महीना सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा? ये संपत्ति को आप संभाल के नहीं रख सकते हैं। उसके बदले में चीज नहीं मिल रहा है तो आप उसको बेच भी नहीं सकते हैं। तो वही होता है मूल्य संचय का अभाव, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का संचय अधिक समय तक रखने की जो होता है, संचय का मतलब होता है अधिक समय तक रखने की असुविधा थी। व्यवहार में व्यक्ति कुछ ऐसी वस्तु का उत्पादन करता था जो शीघ्र नष्ट हो जाता था। ऐसी शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु जैसे कि मछली हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गया इत्यादि लंबी समय तक संचय करना कठिन है। आई होप आप लोग को समझ आ गया। तीसरा पॉइंट कि मूल्य संचय का अभाव का मतलब क्या होता है कि लंबी समय तक वस्तु को नहीं रखना, नहीं रख पाना, उसके लिए रखना संभव ही नहीं। आप फ्रिज जो आ गया, फ्रिज वगैरह में रख दीजिएगा 4-5 दिन चलेगा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा दिन वो नहीं चला पाइएगा, ठीक है। तो उसके लिए अब मान लिया जाए सब्जी बिकेगा तभी ना, सब्जी लेगा तभी ना। उसके रखने का अभाव था, उसका मूल्य पता नहीं था, लोग को देने में दिक्कतें होती थी, समस्या थी। अब मान लिया जाए भैया एगो बात बताओ, हमारा साइकिल है और तोरा मोटरसाइकिल है, हम दोनों की बराबरी करेंगे, लेकिन तो आपको ज़रूरी है भैया साइकिल का, तो आप हमको मोटरसाइकिल दीजिएगा ही नहीं, कान के दीजिए या पीट के दीजिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? देना ही पड़ेगा। यही चीज़ें होती थी उस समय, जो लेकिन मन में चल रहा था भैया हम गलत कर रहे हैं, हमारे साथ गलत हो रहा, लेकिन कर भी क्या सकता था वो लोग, ठीक है। तो मूल्य संचय का अभाव। अगला आता है सह विभाजन का अभाव, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब सह विभाजन का अभाव, मतलब कुछ ऐसी चीजें होती थी जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, अगर करते हैं तो वो नष्ट हो जाती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता, यदि उनका विभाजन कर दिया जाए तो उनकी उपयोगिता नष्ट हो जाती। जब एक गाय के बदले में 3-4 वस्तुएं लेनी होती थी और वे वस्तुएं अलग अलग व्यक्तियों के पास थी, तो इस स्थिति में गाय के 3-4 टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे करने से गाय उपयोगिता ही समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में विनिमय का कार्य नहीं हो पाता था। विनिमय का मतलब होता है लेन देन का कार्य नहीं हो पाता था, लेन देन का कार्य जो है नहीं हो पाता था, ठीक है। अब भैया बात मान लिया जाए गाय है और गाय के बदले में बहुत सारी बकरियां थी, 3-4 बकरियां था मान लिया जाए, तो ये जो है 2-3 भाई कर देते हैं, ए और बी और सी, ये जो है तीनों मिलके बकरी दिया। अब जो है इसको कैसे विभाजित करेंगे? गाय को विभाजित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर करेंगे काट के विभाजित करेंगे तो फिर क्या होगा? दिक्कत होगा। अब ये कहेगा 7 दिन हम रखेंगे और 7 दिन तुम रखना, ये कहेगा 7 दिन हम रखेंगे, तो इस तरह से चल सकता है। लेकिन ये क्या करेगा? ये अपना 7 दिन में खिलेबे नहीं करेगा तो गाय दूध देगी? नहीं देगी। ये आया तो ये भी खूब पीटा मारा तो ये भी दूध नहीं ले पाएगा। तो इसलिए जो है वस्तु का विनिमय करने में दिक्कतें होती थी, सह विभाजन का अभाव। अगर मान लिया जाए गाय का दाम 4000 रुपया होता, 4000 रुपया होता और बकरी का दाम 2000 रुपया होता, तो 2 बकरी देके डायरेक्ट खरीद सकते थे। और बकरी भी तो नहीं मिलता था, 2 व्यक्ति के पास बकरी है तो उस समय दिक्कत हो जाती, इसको विभाजन करने में दिक्कत हो जाता था। तो इसका पैसा अगर रहता तो क्या करता, ये व्यक्ति डायरेक्ट गाय को खरीद सकता है। तो सह विभाजन का अभाव, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। आइए आगे देखते हैं भविष्य के भुगतान की कठिनाइयां। अब देखो भैया होता क्या है यहां पे, समझिएगा, थोड़ा सा पी लेते हैं पानी। वस्तु विनिमय प्रणाली में उधार लेने और देने में कठिनाइयां होती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली हम लोग पढ़ रहे हैं। एक मौद्रिक विनिमय प्रणाली है, दूसरा की विनिमय प्रणाली 2 प्रकार का होता है। पहला एक वस्तु विनिमय प्रणाली, दूसरा मौद्रिक विनिमय प्रणाली। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब वस्तु के लेन देन जो
होता था उसके बारे में और उसमें क्या समस्या आती थी, इस ये चीजें पढ़ रही है। ठीक है, तो ये पांचवा आपका भविष्य के भुगतान की कठिनाइयां। वस्तु विनिमय प्रणाली में उधार लेने तथा देने की कठिनाइयां होता है। अब मान लिया जाए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 2 वर्ष के लिए एक गाय लेता है उधार। ठीक है, ए जो है बी को क्या दिया, एक कौ दिया, क्या दिया, कौ दिया। ठीक है, उधार देता है और इस अवधि के बीतने पर, ठीक है, इस अवधि के बीतने पर वह गाय को लौटा देता है। 1 साल के लिए ये उधार दिया, 1 ईयर के लिए, और ये 1 साल बाद जो है इसको क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। लेकिन इन 2 वर्ष या 2 वर्ष के अंदर उधार लेने वाला व्यक्ति जो था, उधार लेने वाला व्यक्ति गाय का दूध पिया। ये गाय का क्या पिया, दूध पिया। उसका गोबर जो है क्या किया, गोबर का जलावन के लिए उपयोग किया। इस तरह इस प्रणाली में उधार लेने वाले उधार जो दिया था उनको क्या लगा, घाटा लगा, जबकि उधार लेने वाले को क्या हो रहा, फायदा हो रहा है। यहाँ पे ये दिक्कतें होती थी। तो भविष्य की भुगतान में भी कठिनाई होता था। ये गाय दे दिया उधार में बी को, अब बी जो है गाय को 1 साल के रखा, उसका दूध पिया और क्या किया, गोबर का जलावन वगैरह उपयोग किया। फिर अवधि में जो है इसको रिटर्न कर दिया, तो गाय तो इसको मिल गया, लेकिन 1 साल 2 साल का तो ये मजा लिया था गाय का दूध पी के, गोबर का जलावन वगैरह बना के, तो इसको क्या लगा, घाटा लगा। तो इसलिए कहा जाता है भविष्य के भुगतान में कठिनाई होता है कि नहीं। ये चीजें आप लोग समझ गए। डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट। ठीक, आइए छठा और अंतिम, चलिए छठा और अंतिम है इसका, समझते हैं। मूल्य हस्तांतरण की समस्या। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य के हस्तांतरण में कठिनाई होती थी। कठिनाई उस समय और अधिक बढ़ जाती थी जब कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना चाहता था। तो ऐसी स्थिति में अपनी संपत्ति छोड़कर उसे जाना था, तो क्योंकि उसे बेचना कठिन था। उस समय पैसा, मूल्य हस्तांतरण का समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मूल्य हस्तांतरण का समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि किसी को यहाँ से जो है एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, यहाँ से जो है ये अपने घर द्वार को छोड़कर यहाँ जाना चाहता है। ठीक है, मान लो ये है बिहार वाला और ये है यूपी वाला। तो बिहार वाला का मन हो रहा है कि हम जाके भैया यूपी में बस जाए। तो यहाँ पे ऐसा कोई चीज नहीं था जो ये अपने प्रॉपर्टी को, ये अपने जमीन को तो सर पे उठा के लेके जा नहीं सकता। यहाँ पे जाएगा, नहीं जाएगा। इसको बेच नहीं सकता था, क्योंकि बेचने के बाद उस समय लोगों के पास जमीनें अधिक थी। उस समय जमीन का कोई मोल भाव ही नहीं था। इनके पास कुछ प्रॉपर्टी भी था, मान लिया जाए कोई भी चीज इनके पास। उस समय तो गाड़ी घोड़ा था नहीं, गाड़ी घोड़ा था, गाड़ी नहीं था, गाड़ी वगैरह नहीं था। जो भी कपड़ा लत्ता हर चीज था, ये तो डायरेक्ट सिर्फ एक इंसान जा सकता है यहाँ पे, ठीक ना, लेकिन अपनी संपत्ति को भी नहीं ले जा सकता था। तो ये जो कठिनाई होता था, मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई, यहाँ पे इसको सही से मतलब ये चीज़ों को, संपत्ति को एक तरह से दूसरे जगह नहीं ले जा पाता था, उसे छोड़ना पड़ता था। बेचना कठिन था, क्योंकि बेचना किस चीज़ से बेचा जाए, जमीन के बदले में क्या दिया जाए, वहाँ के आदमी से जाके मिलना होगा, वहाँ का आदमी तो यहाँ लेगा नहीं, दिक्कतें हो जाएगी। नॉर्मल सी बात आप लोग को समझ में आया कि प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का हस्तांतरण में कठिनाई होती थी। कठिनाई समय और अब समय जैसे जैसे बढ़ता उस समय और अधिक बढ़ जाती थी जब कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना चाहता था। ऐसी स्थिति में अपना संपत्ति को छोड़कर उसे जाना पड़ता था, क्योंकि उसे बेचना कठिन था। क्यों, कौन बेचेगा, कैसे बेचेगा, क्या चीज से बेचेगा, क्योंकि वस्तु के बदले वस्तु मिलता है वहां पे। ओके, आई होप ये क्लियर हो चुका, कोई दिक्कत। तो बच्चा हमने क्या पढ़ा, यहाँ से हमने क्या पढ़ा, तो मैंने आपको बताया था विनिमय के आधार पर विनिमय 2 प्रकार के होते, एक वस्तु विनिमय प्रणाली, एक मौद्रिक विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली अभी भी होता है बच्चा, कहेंगे सर कैसे, तो बताएंगे आगे। अब हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है।
तो मौद्रिक मतलब होता है पैसा, रुपया पैसा। इस प्रणाली में किसी वस्तु को खरीदने बेचने का माध्यम मुद्रा होता है और मुद्रा का रूप अर्थव्यवस्था के विकास के साथ बदलते रहता है। ठीक है, मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ठीक है, मनी इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल मेंस इन्वेंशन। ठीक है, इन्वेंशन क्या लिखा भाई, इन्वेंशंस लिखा है। ठीक है, इन्वेंशंस। ओके, चलो, कोई भी आविष्कार हो, लेकिन मुद्रा का आविष्कार जो है उसको महत्वपूर्ण रखा जाता। मुद्रा नहीं रहता, बताइए तो कोनो चीज कर पाते। कलम लेना है या कुछ खरीदना उरीदना है तो क्या उसके बदले में उसी कुछ चीजें देना पड़ता था, ये दिक्कतें होती थी। ठीक है, तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली आप लोग को समझ में आया। किसी वस्तु को खरीदने या बेचने के लिए इसमें किसका उपयोग किया जाता है, मुद्रा का, और मुद्रा का रूप अर्थव्यवस्था के विकास के साथ बढ़ते रहता है और मनुष्य के सभी आविष्कार में मुद्रा का आविष्कार का एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत जी नहीं ना, अभी और भी समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पे बच्चों एक सवाल आ जाएगा आप लोग के एग्जाम में, तो वो चीज समझ लीजिए कि भारत का मुद्रा क्या है, रुपया। पाकिस्तान का मुद्रा क्या है, रुपया। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है, टाका। नेपाल का मुद्रा क्या है, रुपया। अमेरिका का मुद्रा क्या है, डॉलर। इंग्लैंड का मुद्रा का नाम क्या है, पाउंड। रूस का रूबल। सिंगापुर का डॉलर। अफगानिस्तान का अफगानी। ईरान का रियाल। इराक का दिनार। स्वीडन का क्रोन। तो एक बार इसको ना आप लोग रिवीजन कर लीजिए। चलिए मेरे साथ आप लोग एक बार और कर लीजिए, याद हो जाए। भारत का रुपया, पाकिस्तान का रुपया, बांग्लादेश का टाका। कहते हैं ना क्या टका, 4 टका, 5 टका, तो टका वहां पे बोला होता है। ठीक है, नेपाल का रुपया, अमेरिका का डॉलर, इंग्लैंड का पाउंड, रूस का रूबल, रूस से रूबल, सिंगापुर का डॉलर, अफगानिस्तान का अफगानी, ईरान का रियाल। ठीक है, इराक का दिनार, स्वीडन का क्रोना। ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ज्यादा नहीं, यहाँ तक 6-7 अगर याद रहे, ज्यादा पूरे याद कर लीजिए तो और भी आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के में भी ये फायदा करेगा। ठीक है, आ जाओ भाई। 12 आपको बताए हैं, 12 जो याद रखे। अब मुद्रा के हम लोग कार्य समझ लेते हैं। ठीक है, मुद्रा का कार्य, अब मुद्रा के बारे में समझ ही लिए हैं। ठीक है, मुद्रा के हम लोग कार्य के बारे में समझेंगे। मुद्रा का 4 कार्य होता है। विनिमय का माध्यम, लेन देन का माध्यम है। कोई भी चीज हम लोग सामान खरीदते हैं उसके बदले में हम लोग पैसा देते हैं, या बेचते हैं तो बेचने के भाव होता है, उसका थी होता है, वो कर सकते हैं। मूल्य का मापक, अभी कोई भी चिप्स ले लो, लेज ले लो, उसका दाम अंकित रहता 5 रुपया, ये चीजें हो गया 6 रुपया, ये चीजें हो जाता है। ठीक है, विलंबित भुगतान का मान, कोई भी चीज पैसा ज़्यादा देर तक हम किसी को दे सकते हैं। आपको मान लिया आज हम 5 लाख रुपया दे रहे हैं, तो एक चीज़ होता है कि हम 5 लाख रुपया दिए, उसका अमाउंट होता है। ठीक है, 5 साल बाद दीजिए या 4 साल बाद दीजिए, आपको देना पड़ेगा। विलंबित भुगतान का मान। मूल्य का संचय, मूल्य का जो है संचय हो गया, मूल्य का संचय हो गया। कोनो चीज़ का जो है दाम फिक्स आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि चावल के बदले गेहूँ कभी बढ़ जाए कभी घट जाए, ऐसा होगा दाम का, लेकिन एक फिक्स कर सकते हैं कि मूल्य का जो है संचय कर सकते हैं। ठीक है, आइए, ये चीज समझ में आ गया आप लोग को, कोई दिक्कत? आइए आपको समझाते हैं विनिमय का माध्यम। ठीक है, किसी वस्तु या सेवाओं को खरीद बेचने के माध्यम को क्या कहा जाता है? विनिमय माध्यम। वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली हम आपको समझाए थे। इस प्रणाली में किसी वस्तु या सेवाओं को खरीदने बेचने के माध्यम कोई अन्य वस्तु दे दिया जाता है। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली किसको कहेंगे? इस प्रणाली में किसी वस्तु या सेवाओं को खरीदने बेचने के माध्यम से कोई अन्य वस्तु दे दिया जाता है। ठीक है, यह चीज मैंने आप लोग को बताया ही था। वस्तु विनिमय प्रणाली, सॉरी यहाँ पे क्या, चलिए वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पे है कि विनिमय का प्रणाली मतलब लेन देन का माध्यम, मुद्रा का 4 काम। यहाँ पे
विनिमय प्रणाली होना चाहिए। इसमें क्या हुआ था, इस प्रणाली में किसी वस्तु या सेवाओं को खरीदने बेचने का माध्यम अन्य वस्तु होता है। इसमें क्या होता है, आज के डेट में भी ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। कहिएगा कैसे, देखिएगा घर पे क्या होता है, प्याज बेचने वाला आएगा, प्याज के बदले में पाइप, लोहा, टीना लेता है। तो ये क्या हो गया, वस्तु विनिमय प्रणाली। हम लोग क्या कर देते हैं, उसको कबाड़ा देते हैं और वो हमें क्या दे देता है, तो प्याज वगैरह दे देता है। तो ये क्या हो गया, वस्तु विनिमय प्रणाली। मूल्य का मापक, अब देखो किसी वस्तु या सेवाओं के मूल्य मापने में मुद्रा की इकाई के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक वस्तु का मूल्य मुद्रा, रुपया, पैसे के रूप में व्यक्त किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, विलंबित और भुगतान का मान। ये भी मैंने आपको बताया, आधुनिक समय में बहुत से कार्य उधार पर होते हैं जिनका भुगतान बाद में किया जा सकता है। यह मुद्रा के कारण संभव हो सका। आई होप ये चीज मैंने आप लोग को बता ही दिया। मूल्य का संचय, देखो मनुष्य की वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताएं भी महत्वपूर्ण होती है। मनुष्य भविष्य की आवश्यकताओं के लिए कुछ बचाकर रखना चाहता है जो मुद्रा से संभव होता है। पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए, रख दीजिए, तो आपका पैसा बचा रहेगा, उसे आप सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन चावल गेहूं जो है ज़्यादा दिन तक टिका नहीं सकते हैं। भविष्य के लिए, बाल बच्चा के लिए अभी हम चावल खरीद लेंगे, चावल रख लेंगे तो नहीं होगा। उसके लिए क्या करते हैं, पैसा वगैरह जमा कर देते हैं। ठीक है, क्रय शक्ति का हस्तांतरण, आर्थिक विकास के साथ साथ खरीदने बेचने का क्षेत्र का भी विस्तार हुआ, जिसके कारण दूर दूर तक खरीद बिक्री की आवश्यकता पड़ी। मुद्रा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति एक स्थान से अपनी संपत्ति बेचकर दूसरे स्थान पर खरीद सकता है और क्रय शक्ति व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का हस्तांतरण किया जा सकता है। अब मान लिया जाए भैया हमें ये चीज बेच के, मान लिया जाए हमें कंप्यूटर बेच के या यहाँ से इन्वर्टर बेच के यहाँ से हमको जाना है, नहीं जाएंगे तो क्या होगा, अगर इन्वर्टर के बदले में इन्वर्टर मिलेगा तो हमको तो उतने भारी पड़ जाएगा ले जाने में। इन्वर्टर यहाँ बेच दिए, दिल्ली में है तो दिल्ली में इन्वर्टर बेच दिए, जाके बिहार में अपना इन्वर्टर खरीद लेंगे तो पैसा आ गया, पैसा आया आराम से हो गया। तो पैसा आ गया तो सिक्का आया, नोट आ गया, वो भी हो गया। तो उसको भी छोटा रूप में धीरे धीरे जो है आधुनिक युग में बदल दिया गया है कि नहीं, पैसा को भी बहुत शॉर्ट कर दिया, उसके बारे में भी समझेंगे। अब मुद्रा क्या है समझिएगा। मुद्रा के विकास देखने के क्रम में हमने देखा कि सभ्यता की प्रारंभिक अवस्था में जो था, गाय जैसे बकरी, गाय, गेहूं, चमड़ा आदि का उपयोग किया जाता, वस्तु विनिमय के माध्यम में। उसके बाद क्या होता, आदि का उपयोग और वस्तु के विनिमय के माध्यम के रूप में होता था। बाद में चमड़ा, पत्थर, कौड़ी, सोना और चांदी और कागज के बने मुद्रा का उपयोग होने लगा। और आजकल तो अधिकतर भुगतान जो है मुद्रा तथा चेक के द्वारा होता है। तो ये मैं आप लोग को क्या पढ़ा रहा हूं, मुद्रा क्या है। ठीक है, एक बार ध्यान यहां से देना। ठीक है, उस समय जो है धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा सभ्यता की प्रारंभिक अवस्था में बकरी, गाय, गेहूं, चमड़ा आदि का उपयोग करके लेन देन होता था। लेकिन कुछ दिन बाद जो है बीतते समय में बाद में चमड़ा, पत्थर, कौड़ी, सोना, चांदी आदि कागज के बने मुद्रे, ठीक है, बने मुद्रे का उपयोग होने लगा। लेकिन आज के डेट में देखिए अधिकतर भुगतान पत्र जो है किस चीज़ पे, मुद्रा और चेक के द्वारा होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया कि नहीं है। पहले जो है गाय के बदले गाय, बकरी के बदले कोनो चीज़ बदल सकते थे। ठीक है, जिसमें मैंने आप लोग को वस्तु विनिमय प्रणाली पढ़ाया था, वही चीज़ है। ठीक है, अब मुद्रा का विकास, ठीक है, मुद्रा का विकास हम लोग पढ़ेंगे। वस्तु विनिमय आपको पढ़ा ही दिए, वस्तु विनिमय, वस्तु मुद्रा, धात्विक मुद्रा, सिक्का, पत्र मुद्रा और साख मुद्रा, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तब बचत और आपका जो है बचत और साख है, दो चीज बचेगा, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ लेंगे। सबसे पहले वस्तु विनिमय समझिए। इसमें क्या होता है, इसमें वस्तु का वस्तु से लेन देन होता है। देख रहे हैं ना, ये जो है ये इस बोरी में क्या है, प्याज है, प्याज के बदले में स्कूटी दे दिया लोग, मतलब खराब होगा इसलिए दे दिया। तो इसमें क्या होता है, किसी वस्तु या सेवा को खरीदने बेचने के लिए उसके बदले में हमें वस्तु देना पड़ता है। तो आज के डेट में भी जो बच्चा गांव से होगा, बताइए कि आपके गांव में कभी आता है फीता, टीना, लोहा के बदले में प्याज बदलिए करते हुए आता है ना, तो वो क्या हो गया, हम वस्तु देके वस्तु लेते हैं। तो इस समय वो ये चीज़ें बहुत पहले भी थी और भी
आज भी है वो चीज, ठीक है। तो वस्तु विनिमय समझ में आया। वस्तु मुद्रा समझाते हैं आप लोग को। वस्तु मुद्रा प्रारंभिक काल में किसी एक वस्तु को मुद्रा के कार्य संपन्न करने के लिए चुन लिया जाता था। बहुत पहले जैसे शिकारी युग आया था, उसमें खाल और चमड़ी। पशुपालन युग में कोई इस समय जो है चुन लिया था, लोग जो है मुद्रा के रूप में कोई चीज चुन लिया था कि इसके बदले में अगर आपको चावल चाहिए तो उसके बदले में आपको खाल या चमड़ा, जो चमड़ा होता है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये युग था कौन सा? शिकारी युग। शिकारी युग। शिकारी युग में क्या हुआ? चमड़ा दिया जाता था कोनो काम करने के लिए या कुछ, ये इसको संपत्ति मुद्रा माना जाता है। क्या माना जाता था? मुद्रा माना जाता था। फिर आया पशुपालन, ठीक है। पशुपालन युग। पशुपालन युग में क्या हुआ भाई? पशुपालन युग में गाय बकरी तथा कृषि ये गाय बकरी, ये इसको क्या माना गया? गाय बकरी को क्या माना गया? मुद्रा के रूप में देखा गया। इसको मुद्रा के रूप में इतना एगो बकरी में 5 किलो 5 बोरी चावल गेहूं, इस तरह से। फिर आ गया आपका कृषि युग, ठीक है। आधुनिक युग से पहले ये सब युग था, ठीक है। कृषि युग में क्या हुआ? अनाज जैसे कपास से गेहूं, ठीक है। अनाज जो है मुद्रा के रूप ले लिया। क्या ले लिया? मुद्रा का रूप ले लिया, ठीक है। मुद्रा का कार्य संपन्न करने के लिए चुना गाय तथा इन्हें मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो शिकारी युग में चमड़ा के बदले में कोई चीज आप खरीद सकते थे, इसलिए चमड़ा को जो है एकत्रित करके लोग रखते थे, उसी को ही मुद्रा मानते थे, ठीक है। पशुपालन युग में क्या हो गया? गाय बकरी को ही उसकी संपत्ति हो जाते थे मुद्रा के रूप में। कोनो चीज खरीदना, अनाज खरीदना, ये गाय दिए 5 बोरी चावल ले लिए, ठीक है। फिर कृषि युग आया। कृषि युग में क्या आ गया? अनाज जो है, अनाज दे के आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं, जो मर्जी है आपका वो चीजें। उस समय जो मिलता था, मोबाइल नहीं खरीद सकते थे, जो चीजें मिलता था, ठीक है। तो वस्तु मुद्रा आप लोग समझ गए कि वस्तु मुद्रा में शिकारी युग, पशुपालन युग, कृषि युग के अनुसार जो है मुद्रा को माना जाता था, ठीक है। फिर आया धात्विक मुद्रा। धीरे धीरे बदलते बदलते क्या हो गया? धात्विक मुद्रा आ गया। धातु की मुद्रा को धात्विक मुद्रा कहा जाता है। वस्तु मुद्रा द्वारा विनिमय करने में अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ता था। मैंने जो पढ़ा दिया, वस्तु विनिमय करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब धातुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में होने लगा। मुद्रा जो पीतल और तांबा इत्यादि धातुओं का बना रहता था, उसे ही क्या बोला जाता है? धात्विक मुद्रा। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना, बहुत पहले की मुद्रा है, और हमें नहीं लगता है कि आप लोग ऐसा मुद्रा कभी देखे होंगे। तो धातु को जो है मुद्रा बनाने लगा, उस पर कुछ मोहर वगैरह लगा दिया जाता था कि ये मुद्रा का काम करेगा, ठीक है। इस प्रकार से था। वो मुझे भी नहीं पता ये किस चीज़ की साइन है, नहीं है, ठीक है। चलो, तो धात्विक मुद्रा क्या होता है? धातुओं के बने मुद्रा को क्या बोला जाता है? धात्विक मुद्रा। धात्विक मुद्रा में कौन कौन से धातु का बना था? पीतल और तांबा का मुद्रा बना हुआ था, ठीक है। आइए अगला सिक्का हम आपको पढ़ाते हैं। बहुत पहले की कहानी सुने होंगे, दादाजी बोलते होंगे, ठीक है, या परदादा, उनके भी पिताजी होंगे, या उससे अगर आप लोग मिले होंगे तो बताते होंगे कि बेटा उस समय जो था हम लोग सोना का पैसा देखे थे, चांदी का पैसा देखे थे, ठीक है। उस समय 54, 58, 10 पैसे, 1 नई उस तरह के होते थे, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, 50 पैसा इसमें से कौन कौन बच्चा देखा है? हमको तो नहीं लगता है कि आप लोग देखे होंगे 50 पैसा, ठीक है। जब हम लोग होश में आए थे उसी समय पैसा जो है बदल गया था, मतलब 50 पैसा बंद हो गया था। हालांकि हम लोग 50 पैसा और 25 पैसा यूज किए हैं। तो 25 पैसा में जो है, 50 पैसा में 4 गो टॉफी मिल जाता था, 4 गो चॉकलेट मिल जाता था। लेकिन अब 50 पैसा, 25 पैसा, 1 नई की, 2 नई की, ये सब जो है चलता था। 1 नई की, 2 नई की, 3 नई की, 5 नई की, 10 नई की, ठीक है। 20 पैसा, ये देखो 20 पैसा, ये देखो 1 रुपया, ठीक है। ये भी 1 रुपया है, ये भी 1 रुपया है, और ये की है 2 रुपया है। देखिए 2 रुपया ऐसा होता था, अभी भी कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। ये 5 रुपया ही, 10 रुपया तो आजकल का नोट है, ठीक है। उससे पहले जो था ये सब धात्विक था, उस पर देवी महादेव मतलब देवी देवताओं का भी
उस पर मोहर लगा रहता था। ठीक है, धातु मुद्रा का प्रयोग धीरे धीरे कुछ धातु मुद्रा में धीरे धीरे जो है कठिनाई आने लगा, कभी टूट जाता था, कभी फट जाता था, ये सभी चीज़ें होने लगी, या और भी चीज़ें, या जो है धातु में भी कमी होने लगा, और इन कठिनाई को दूर करने के लिए सिक्के का प्रयोग किया जाने लगा। अब सिक्का जो था किस चीज़ का था? सोना और चांदी का एवं किसी अन्य धातु आदि से बना वह वस्तु जो देश के सार्वभौम सरकार से मोहर से चलित होता था उसे सिक्का कहते हैं। ठीक है, जो सिक्का आया धीरे धीरे धात्विक मुद्रा में जो था उन लोग का अपना अपना पहचान था, हर एक जगह हर एक स्टेट में हर एक अपना अपना में अलग अलग वो सिक्का का मोहर बना दिया था। लेकिन धात्विक सिक्का में, ठीक है, जब सिक्का आया धात्विक मुद्रा में इस तरह का था, जब सिक्का आया इसमें क्या हुआ, सरकार का एक सरकारी मोहर लगा दिया जाता था, उसके बाद उसका मान्यता होता था, जो सर्वमान्य होता था, सार्वभौम सरकार की मोहर से चलित होता था, मोहर लगा रहता था तो ओरिजिनल डुप्लीकेट का पता चलता था। आई होप सिक्का समझ गए। आइए हम आपको समझाते हैं पत्र मुद्रा। अब सिक्का इतना हो गया कि भैया सिक्का अगर मान लिया जाए 5 किलो दे दिया जाए तो लेके जाने में परेशानी, उसके बाद चोर लफोर छीन लेगा, ये चीजें परेशानी होता था। उसके बाद आया पत्र मुद्रा। अब पत्र मुद्रा, सिक्का मुद्रा ने भी कुछ दोस्त थे, इन्हें एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में कठिनाई होता था, इसलिए पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ। वर्तमान समय में विश्व के प्राय सभी देशों में पत्र मुद्रा का ही प्रचलन है। देश की सरकार तथा देश की केंद्रीय बैंक के द्वारा जो कागज का नोट प्रचलित किया जाता है उसे पत्र मुद्रा कहा जाता है। चूंकि यह कागज का बना होता है इसलिए इसे कागजी मुद्रा भी कहा जाता है। भारत में 1 रुपये के कागजी नोट अथवा सभी सिक्के केंद्र सरकार के वित्त विभाग के द्वारा चलाए जाते हैं। एक प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे, याद रखना इस पॉइंट को, कागजी अथवा सिक्के के सभी सिक्के केंद्र सरकार के वित्त विभाग के द्वारा चलाए जाते हैं। 2 रुपया या इसके अधिक सभी कागजी नोट देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है, और इस तरह अपने देश में केंद्रीय सरकार 1 रुपये के नोट जारी करता है तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 तथा 2000 के नोट जारी करते हैं। ये चीज़ें आप लोग को समझ में आया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपने देखा होगा नोटों पे लिखा होगा RBI, ठीक है, आपने देखा होगा RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये चीज़ें लिखा ही रहता है। चलो ये दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे लिखा हुआ है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 10 रुपया का नोट है, हालांकि ये नया वाला है ना, हाँ ये नया वाला है, ठीक है, पुराना वाला भी होगा कहीं ना कहीं, ये देखो ये भी नया वाला है। तो भैया अभी क्या हो गया था, कुछ दिन पहले जो 500 और 1000 के नोट थे, ठीक है, 1000 के नोट थे, यहाँ पे तो अभी 1000 मैंने लिखा भी नहीं क्योंकि चल नहीं रहा है, ठीक है। 1000 के जो नोट थे, 500 और 1000 के नोट को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। डायरेक्ट क्या कर दिया गया, पहले 2000 का नोट आया, ठीक है, 2000 का, फिर आया 500 का नोट आया, ठीक है। अब देखो 200 का भी नोट आपको देखने को मिलता होगा, ठीक है। 200 वाला कहाँ है भैया, ये रहा 200 वाला, ये नयका 500, ठीक है। 2000 आती देख रहे हैं ना, गुलाबी गुलाबी, ओके। तो देश में केंद्र सरकार 1 रुपये के नोट को जारी करता है। देश में जो केंद्र सरकार होता है, संघ सरकार या केंद्र सरकार या PM जिसको बोलते हैं, केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2, 5, 10, 50, 100, 500 तथा 2000 के रुपये का नोट जारी किया जाता है। ये चीज समझ में आ गया जी, ओके। आ जाओ भाई। तो बच्चा अब हम लोग जो है अंतिम पद पे हैं। अंतिम पद पे क्या है, शाख मुद्रा। पत्र मुद्रा भी आप लोग को समझ में आ गया, या जिसको कागजी मुद्रा कहते हैं, कागजी या नोट जिसको बोलते हैं, ये हो गया। सिक्का तो आपको बताए ही थे, ठीक है। धात्विक बताए थे। धातु वाला हम क्या देखे आपने, पीतल और तांबा का देखे थे, ठीक है। तांबा का वस्तु मुद्रा में एक वस्तु से दूसरे वस्तु विनिमय में एक, इसमें क्या हो, वस्तु में क्या होता था, चमड़ा को रखा गया था, गाय को रखा गया था, बकरी को रखा गया था, अनाज को रखा गया था, ठीक है। इसमें जो है वस्तु के बदले
वस्तु ये था, ठीक है। फिर जो है ये सब चीज को क्या मुद्रा के रूप में, फिर पीतल तांबा मुद्रा के रूप में, फिर क्वाइन आया जिसमें सोना चांदी का था, ठीक है। धात्विक मुद्रा में ही सोना चांदी का आ गया था, सोना चांदी का। फिर धीरे धीरे जो है इस चीज को बदल दिया गया। फिर आया कागजी मुद्रा जिसे नोट बोला जाता। अब देखो साख मुद्रा किसको कहा जाता है इसके बारे में समझते हैं। धीरे धीरे जो मुद्रा का विकास होते गया। ओके, आइए साख मुद्रा के बारे में समझते हैं। बच्चा ये क्या चीज होता है, ध्यान समझना मेरे भाई। आर्थिक विकास के साथ साथ साख मुद्रा का भी उपयोग होने लगा। आधुनिक समय में चेक, हुंडी आदि विभिन्न प्रकार की साख मुद्रा का कार्य करता है। इनको साख मुद्रा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन अधिकांश रूप में साख मुद्रा द्वारा होता है। देश के आंतरिक व्यापार में भी धातु या पत्र मुद्रा के अपेक्षा चेक तथा हुंडी आदि साख पत्रों का भी उपयोग होता। मान लिया जा भैया एगो बात बताओ, हमरा जाना है दिल्ली, दिल्ली ले जाना हमरा 5 करोड़ रुपया। अब ये मान लो 5 करोड़ रुपया लेके जाना है, तो कितने, एगो बोरी कसना होगा या एगो सूटकेस में रखना होगा या एगो बड़ा सा बक्सा में लेके जाना होगा। अब देखो भैया हम अपने अकाउंट में पैसा रखे हैं और ये ले लिए एगो छोटा सा पेपर लिए जेबी में रखे, आराम से गए दिल्ली गए, बिजनेसमैन है, आराम से कितना का बिल बनाना है भाई, कितना हो गया आपका, तो सर 5 लाख हो गया। नाम क्या है, नाम क्या है, तो यहाँ पे कोई भी नाम समझ लीजिए, कुछ भी नाम यहाँ पे लिख देते हैं, रानू सिंह, ठीक, कुछ भी यार, किसी का नाम नहीं, रानू सिंह। हाँ तो सर कितना आपका हो गया, सर 5 करोड़। यहाँ पे रुपया में, रुपया की जगह रुपया भर देंगे, 5 करोड़ लिख देंगे, यहाँ से यहाँ जीरो बैठा दिए, ठीक है। 5 करोड़ वाला जीरो बैठाना। अब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या करेंगे, इसके नाम से भर दिए और यहाँ पे मार देंगे हम अपनी सिग्नेचर। लो भैया चेक लो, चेक दिए, जाएगा वो अपना बैंक में डालेगा, उसके बैंक में पैसा चल जाएगा। यहाँ पे डेट भरना पड़ता है, डेट, मंथ, ईयर, ठीक है। तो उसी प्रकार से सेम चेक के तरह ही होता है हुंडी, ठीक है। हुंडी उसी प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होता है, छपा हुआ रहता है, जैसे 2500 का ये हुंडी होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको चेक में लिखना पड़ता है और 2 तरह के चेक होते हैं, एक बैंक ड्राफ्ट भी होता है, उसके बारे में भी समझाएंगे। यहाँ पे आप भर सकते हैं इतना रुपया देना, लेकिन ये जो होता है इसमें 2500 3000 का हुंडी आता है, जैसे दिए बैंक में भर जाता है, लेकिन यहाँ पे भी आपको नाम लिखना ही होगा, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत जी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सुविधाजनक हो गया। कहीं पैसा नहीं है आपके पास तो चेक में नाम लिखे किसी को दे दिए पैसा। चेक से भी धीरे धीरे हम लोग का जमाना बढ़ गया। ऐसे करके स्कैन किए, स्कैनर को बस कितना डालना है भाई, 500, गया पैसा चेक करो। तो धीरे धीरे बढ़ते ही गया। अब एक और चीज समझते हैं, यहाँ पे प्लास्टिक मुद्रा क्या होता है भैया, प्लास्टिक मुद्रा भी समझना है, आपकी किताब का ही है। आजकल प्लास्टिक मुद्रा का प्रचलन जोरों पर है। प्लास्टिक मुद्रा में एटीएम सह डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है, ठीक है। ये हुआ प्लास्टिक मुद्रा। ये जो है अपने पर्स में लेके घूमिए और जहां भी आपको जरूरत हो एटीएम दिए, हाँ भैया पिन डाले, पैसा निकल गया। 50 500 1000 10,000 निकालना, आराम से निकाल ले कहीं भी, और हर जगह आपको एटीएम मशीन मिल जाएगा, ठीक है। तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, ठीक है। तो प्लास्टिक मुद्रा किसको कहेंगे, एटीएम को, डेबिट कार्ड को, क्रेडिट कार्ड को। ओके, समझ में आया ये चीजें। चलो एटीएम आप लोग समझ गए। एटीएम में आप लोग का खुद का पैसा रहता है जी, खुद का पैसा रहता है, उसे निकाल सकते हैं। डेबिट कार्ड भी कुछ उसी प्रकार से है कि उसमें आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड होता है जो बैंक द्वारा जारी किया जाता है। मान लिया जब 25,000 का है तो इतना को आपका शॉपिंग करना है, खरीदना है, कुछ खरीद लीजिए, उतना 25 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का बैंक द्वारा जारी किया जाता है। वो हो गया ना, इतना ही है, काफ़ी है, अब ज़्यादा क्या बताएं। अब आते हैं हम लोग बचत के बारे में समझते हैं। बचत किसको कहते हैं, ठीक है। आय और व्यय के अंतर को बचत कहते हैं। भैया आय क्या होता है, हम कमाते कितना है, हम कमाते हैं 500 रुपया, ठीक है। हमारे घर का खर्चा कितना है प्रत्येक दिन का, 200 रुपया। हमको बचता कितना है, 300 रुपया,
तो ये क्या हो गया, हमारा बचत हो गया। ये क्या हो गया, हमारा बचत हो गया। अब बचत दो प्रकार के होते हैं। आय जो है, बचत लिखना था यहाँ पे बचत होगा। बचत दो प्रकार का होता है, एक नकदी बचत, एक वस्तु संचय। आप देखो भैया कहेंगे कि नकदी बचत क्या होता है, तो मान लिया जाए तो हम कमाते कितना थे, हमारा आय कितना है 500, व्यय कितना है मतलब खर्च कितना है 200, बचाए कितना 300, ये हमारा बचत हो गया। ये हो गया नगदी बचत। अब बचत में दो, एक वस्तु संचय। अब मान लिया जी बचत के जो पैसा है उससे हम जमीन ले लिए, जमीन ले लिए, हमारा पैसा बचा है, जमीन सरेगा गलेगा नहीं, गलेगा जी नहीं गलेगा, ठीक है। उसके बाद सोना ले लिए, कोई ऐसा मशीन ले लिए, मशीन ले लिए जिससे हम पैसा कमा रहे हैं, कंप्यूटर ले लिए जिससे हम पैसा कमा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, वस्तु संचय। ये जो है वस्तु संचय बचत होता है, ठीक है। तो आई होप ये दोनों क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया जी, चलो। तो आप लोग इसी प्रकार से लिखेंगे, कुल आय नगदी बचत क्या कहेंगे, किसको कहेंगे, कुल आय का एक ऐसा अंश जो किसी प्रकार की वस्तु पे खर्च नहीं किया जाता है उसे नगदी बचत कहते हैं। वस्तु संचय, कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तु पर खर्च किया जाता है उसे वस्तु संचय कहते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया। आइए यहां तक बचत के बारे में आपको समझा दिए, कोनो दिक्कत नहीं ना। अब साख क्या होता है, साख क्या होता है, साख। अब यहीं पे आपको समझ में आना चाहिए कैसे व्यक्ति को पैसा दें और कैसे व्यक्ति को पैसा नहीं दें। एकदम जबरदस्त तरीका से आपको समझाते हैं और कुछ ही पल आपको रुकना है मेरे भाई, टेंशन मत लो, उसके बाद ये अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग साख ही पढ़ रहे हैं, मुद्रा बचत पढ़ लिया, बचा क्या, साख, साख के बारे में समझ लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आप लोग का आएगा ना, इसका पाठ का प्रश्न उत्तर आएगा, फटाफट समझ में आएगा। ओके आइए, साख क्या है बच्चों, साख का अर्थ होता है विश्वास। सर जी विश्वास क्या होता है, अरे भाई शुरू किए समझ लेते हैं। साख एक ऐसी विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद, भुगतान के बाद पूरा हो जाता है। साख का मतलब होता है विश्वास। अब मान लिया जाए आपको मेरे ऊपर विश्वास रहेगा तभी तो आप हमको 500 रुपया दीजिएगा। कहेंगे रे सोनू भाई 500 रुपया दो, हमको काम है। तो पहले आप हमारा ऊपर विश्वास कीजिएगा तभी तो 500 रुपया दीजिएगा, नहीं तो दीजिएगा काहे देंगे, नहीं देंगे, है कि नहीं। ये चीजें होता है। तो अब मान लिया जाए हम कोनो व्यक्ति लोग जाएंगे, भीखे मांग सकते हैं, भीख में 500 रुपया नहीं देगा कोई, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया दे देगा। भैया हम खाए पिए ना, हमको 200 रुपया दे दीजिए, दे देगा, ठीक है, दे देगा, नहीं देगा, वो आपको 5 रुपया 2 रुपया ही दे देगा। अगर आप वहां पे ये कहते हैं भूख लगा है तभी आपको भीख मांगते, तभी। अगर आप अनजान व्यक्ति को कहिएगा कि भैया सुनिए ना हमको 500 रुपया दीजिए, फिर हम 5 दिन बाद आपको दे देंगे, देगा, नहीं देगा। साख का मतलब होता है कि विश्वास, जिसे जान ले पहचान ले। साख के दो पक्ष होते हैं, एक ऋणदाता, एक होता है ऋणी। ऋणदाता मतलब कर्ज देने वाला, कर्ज देने वाला को क्या कहते हैं, ऋणदाता। और ऋणी किसको कहते हैं, कर्जदार का, कर्जदार का। दूसरी भाषा में एक बोले पैसा देने वाला को, पैसा देने वाले को ऋणदाता बोलते हैं और पैसा लेने वाले को, ठीक है, कर्जदार बोलते हैं। पैसा लेने वाले को कर्जदार बोलते हैं। ये क्लियर हुआ जी, हुआ कि नहीं हुआ, आइए समझते हैं। ये समझ में आ गया ना, कोनो केकरो दिक्कत नहीं ना। आइए, साख के मुख्य आधार निम्नलिखित है। साख का जो मुख्य आधार, आप पैसा आप किसी को कैसे दीजिएगा, पहला बात होता है सर जी विश्वास होना चाहिए, विश्वासी आदमी को देंगे, जो जिसको हम जान रहे हैं कि लड़का जो है लंपट नहीं है। उसका चरित्र देखेंगे कि भैया हम इनको देखते रहे हैं कि लड़का जो है शराबी है, नशेबाजी है, पैसा देगा कि नहीं देगा, उड़ा के भाग जाएगा कहीं, तो वो चरित्र भी देखना है। चुकाने की क्षमता है या नहीं है उसमें, तभी जाके पैसा देंगे। पूंजी एवं संपत्ति को देखेंगे कि भैया आज हम उन पे पैसा दे रहे हैं उनको, तो उनके पास रिटर्न करने का औकात है या नहीं है, तभी देंगे। ऋण की अवधि होती है कि भैया 5 महीने 4 महीने में पैसा दे। ये सभी चीजें देख के ही किसी को पैसा दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं दे सकते हैं। तो साख पत्र का मतलब होता है, साख पत्र का मतलब है उन साधनों से है जिनका उपयोग साख पत्र के
रूप में किया जाता है, पत्र के आधार पर साख या ऋण का आदान प्रदान होता है, उसे साख पत्र मुद्रा का कार्य करता है। तो साख पत्र आप लोग को समझाते हैं, जो किसी को आप कर्ज दे रहे हैं, ऋण दे रहे हैं या ले रहे हैं, वैसी चीजों को क्या बोला जाता है? साख पत्र बोला जाता है। उसके समक्ष एक कागजी प्रक्रिया होना ही साख पत्र कहलाता है। मान लिया आप किसी को 1 लाख रुपया दिए, तो उसके बदले में आप कागज बनाइए, एक बॉन्ड पेपर बनाइए कि हम आपको 1 लाख रुपया दे रहे हैं और इस समय में आप हमें ये रुपया रिटर्न कर देंगे और इतना आपको ब्याज देना पड़ेगा, इतना आपको सूद देना पड़ेगा, मूड देना पड़ेगा, तभी आप किसी को पैसा दीजिएगा। तो उसी पत्र जो होता है, जो बॉन्ड पेपर मैंने आपको नॉर्मली बताया, उसी को बोला जाता है साख पत्र। ठीक है, उसके लिए देखो साख पत्र कितने होते हैं इसके बारे में समझिए। साख पत्र कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, चेक, विनिमय बिल, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, यात्री चेक, पुस्तकीय साख तथा साख प्रमाण पत्र, ये सभी चीजें होती है। तो आप किसी को पैसा जो दे रहे हैं, ऋण दे रहे हैं, उसके कोई प्रूफ होना चाहिए ना कि भैया हम आपको पैसा दे रहे हैं, फिर आपसे लेंगे भी, है कि नहीं? चलो भाई, आइए समझाते हैं आपको चेक के बारे में। तो हालांकि ये जो यूज होता है, मोटी रकम या किसी को दे रहे हैं, तो चेक अगर दीजिएगा तो उसके बैंक में जो डिपॉजिट हो जाएगा, शिवम दुबे नाम से है, 20,000 ओनली। तो ये रुपया 20,000 रुपया दिया गया है, तो ये आपको उनको दे सकते हैं इस आधार पे। तो चेक सबसे अधिक प्रचलित साख पत्र है। चेक एक प्रकार का लिखित आदेश है जो बैंक में रुपया जमा करने वाला अपने बैंक को देता है, उसमें लिखित रकम उससे लिखित व्यक्ति को दे दिया जाए। जैसे हमने काट के चेक दे दिया शिवम दुबे को कितना 20,000 रुपया ही गया, यहाँ पे हमने सिग्नेचर मारा। अरे भैया अच्छा, हाँ ये अपने खुद के अकाउंट में ले रहा है क्या? ये गलत है क्या? शिवम दुबे सिग्नेचर, यहाँ पे प्लीज साइन एवब, यहाँ पे सिग्नेचर किया गया है। और ये किधर से है भाई? मल्टी सिटी चेक पेबल पर एट ऑल ब्रांचेस SBI। अच्छा, ये चेक जो है कुछ अलग तरह का चेक है, ये खुद के नाम पे खुद का सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो है किसी और का नाम होना चाहिए और यहाँ पे किसी और का नाम होना चाहिए। जो दे रहा है ऋण वहाँ पे यहाँ पे सिग्नेचर करके देगा। तब मान लिया आज हम अपने चेक तो नहीं दे सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे शिवम को लिखे हैं, तो यहाँ पे साइन होना चाहिए आर्यन सर का। आर्यन सर ऐसे का साइन करेंगे, ठीक है, साइन किया और दे दिया शिवम दुबे के, जाओ उसको भंजा लो। तो जिसका नाम अंकित होगा उसके वो जाके चेक जो है अपने बैंक में ड्रॉप में गिरा देगा और वहाँ के बैंक के जो कार्यकर्ता हैं वो क्या करेंगे, उस बैंक में जो देखेंगे कि ये जो आर्यन सर हैं इनके बैंक में रुपया है, तो उस चेक को जो है भंजा के शिवम दुबे के बैंक में दे देगा। ठीक है, तो ये एक साख हो गया। ठीक है, आता है बैंक ड्राफ्ट। ये उसी प्रकार से होता है, ज़्यादा अलग नहीं होता। बैंक ड्राफ्ट वह पत्र है जो एक बैंक अपनी किसी शाखा या अन्य किसी बैंक को आदेश देता है कि उस पत्र में लिखी हुई रकम अंकित व्यक्ति को दे दिया जाए। बैंक ड्राफ्ट द्वारा आसानी से कम खर्च में एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजा जा सकता है। बैंक ड्राफ्ट देशी और विदेशी दोनों ही प्रकार की होते हैं। बैंक ड्राफ्ट जो है किसी के नाम से दे दिया जाए तो बैंक में जाइए भंजा लीजिए। बैंक ड्राफ्ट भी चेक के तरह ही काम करते हैं। ठीक है, अब समझिए यात्री चेक, ट्रैवल्स चेक, यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री चेक बैंकों द्वारा जारी किया जाता है। कोई भी यात्री बैंक में निश्चित रकम जमा कर देने पर यात्री चेक प्राप्त कर सकता है और प्रत्येक यात्री चेक पत्र पर एक निश्चित रकम छपी होती है और यात्री बैंक की किसी भी शाखाएं में यात्री चेक प्रस्तुत कर मुद्रा प्राप्त कर सकता है और इस तरह के चेक यात्री का हस्ताक्षर नमूना अंकित रहता है, जिसके चलते कोई दूसरा व्यक्ति रुपया प्राप्त नहीं कर सकता। उस पर अंकित रहता है यात्री चेक। आप अपने अकाउंट में पैसा ले लीजिए और बैंक से क्या कीजिए, यात्री चेक कर लीजिए, ले लीजिए और आप चल जाइए दूसरे देश। तो वहाँ पे कोई भी बैंक में आप दीजिएगा ना, तो बैंक से जो है आप पैसा उतना रकम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ का भी मुद्रा आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिज्ञा पत्र मतलब प्रॉमिस, यह भी एक प्रकार की साख पत्र होता है
और इस पत्र में ऋणी की मांग, जो कर्जदार होते हैं वो जो मांगते हैं, मांग पर एक निश्चित अवधि के बाद उसमें अंकित रकम ब्याज सहित देने का वादा किया जाता है, जिसे बॉन्ड पेपर तरह की होता है। आधुनिक समय में इसे साख तथा शाख पत्रों का महत्व काफी अधिक बढ़ गया। आज के डेट में देखा जाए इतना जो है बढ़ गया है पैसा, आज फोन पे भी वगैरह भी देखते हैं, लेकिन चेक इतना बढ़ गया। फोन पे में अभी देखा जाए तो 1 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होता, 1 लाख से ज़्यादा आप नहीं भेज सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी को हैवी रकम देना है, मान लिया जाए 1 करोड़ देना है किसी को, तो 1 करोड़ देने के लिए आपके अकाउंट में जो पैसा होना चाहिए, जो रकम होनी चाहिए 1 करोड़ होनी चाहिए, तभी तो आप किसी को चेक दे रहे हैं। तो चेक देने के लिए क्या कीजिएगा, उसका नाम लिखे यहाँ पे और यहाँ पे साइन कर दिए और अमाउंट भर दिए, 5 लाख हम इसको दे रहे हैं, चेक काट के दे दीजिए, वो जाएगा बंदा अपने बैंक में जमा करेगा और उसके बैंक में पैसा आ जाएगा। ओके, तो ये चीजें थी, ठीक है। तो ये जो आप लोग का अध्याय था किस प्रकार से, हाँ चलो भाई, हाँ जो आप लोग का तीसरा अध्याय था मेरे भाई, तीसरा अध्याय आप लोग का क्या था, मुद्रा बचत एवं साख, ये अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग को थोड़ा इधर उधर प्रॉब्लम हुआ होगा तो बताना, नहीं तो फिर से एक बार वीडियो को देख जरूर लेना आप लोग। साथ में इसका नेक्स्ट जो आप लोग का वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा इसका क्वेश्चन आंसर का आएगा। क्या आएगा, क्वेश्चन आंसर आप लोग का जो है मैं करवा दूंगा। बाकी जो इसके 2 अध्याय हैं उनका भी प्रश्न उत्तर हो चुका है, अगर नहीं देखे हो तो भाई जाके देख लेना। ओके, तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।